अब देखो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी किसकी, डिफ्रैक्शन की। और मैंने क्या बोला था, मैंने वहां पे बोला था कि इंटरफेरेंस या फिर हम बात करें डिफ्रैक्शन की, तो ये दो फिनोमिना हैं और ये दोनों फिनोमिना प्रूव करते हैं कि लाइट का वहां पे वेव नेचर है। तो जब हम बोलते हैं कि लाइट का ड्यूल नेचर है, तो एक नेचर वेव था और एक पार्टिकल था। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वो फिनोमिना है जो प्रूव करते हैं कि लाइट का वेव नेचर है। अच्छा, लाइट का अगर वेव नेचर है तो हमें मालूम है कि वेव के भी क्लासिफिकेशन थे। एक हमारा क्लासिफिकेशन था ट्रांसवर्स वेव और दूसरा क्लासिफिकेशन था वहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी याद होगी, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही होगी, अगर मान लो ये डायरेक्शन है वेव के प्रोपोगेशन का, तो वहां पे याद होगा जिस डायरेक्शन में वेव चलती है उसके परपेंडिकुलरली पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, अगर उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल वहां पे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो वेव थी, इस वेव को हम लोगों ने नाम दिया था ट्रांसवर्स वेव। देखो ये था कि नहीं था वहां पे। तो ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी क्या थी, ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी थी जिस डायरेक्शन में वेव चल रही होगी, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही होगी उसके परपेंडिकुलरली पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे। और लॉन्गिट्यूडनल वेव की प्रॉपर्टी क्या थी, अगर इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, अगर उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल वहां पे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो जो वेव थी उस वेव को हमने नाम दिया था वहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये जो वेव आई थी, इस वेव को हमने नाम दिया था वहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब नेक्स्ट जिस फिनोमिना की हम बात कर रहे हैं वो फिनोमिना है पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन जो फिनोमिना है वो प्रूव करता है कि लाइट जो वेव है वो ट्रांसवर्स वेव है। क्लियर? तो जिस तरह से इंटरेक्शन, जिस तरह से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन प्रूव करते हैं लाइट का वेव नेचर, सिमिलरली पोलराइजेशन एक फिनोमिना है जो प्रूव करता है कि लाइट की जो वेव है वो वेव मेरी कैसी है, ट्रांसवर्स वेव है। अब पोलराइजेशन का मतलब होता क्या है, तो इस चीज को समझो। वहां पे जैसे वहां पे याद होगा हमने स्ट्रिंग ली थी और स्ट्रिंग के एक एंड को हमने वहां पे क्या किया था, फिक्स किया था। यहां पे एक पर्सन था और जो भी पर्सन था, पर्सन ने स्ट्रिंग के इस एंड को होल्ड करके रखा था। जब एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया था तो उस केस में पर्सन जो था स्ट्रिंग के इस एंड को ऊपर लेके जाता है और नीचे लेके जाता है। अब जो भी पर्सन है, पर्सन पार्टिकल को वाइब्रेट करा रहा है किस डायरेक्शन में, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारी वाई एक्सिस है। तो जो भी पर्सन है, पर्सन इस स्ट्रिंग के एंड को वाई एक्सिस के अलोंग मूव करा रहा है। और जब ये वाई एक्सिस के अलोंग मूव कराता है तो स्ट्रिंग में इस तरह से वहां पे नंबर ऑफ साइनोसाइडल वेव फॉर्म होती है। और ध्यान है, जब ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म होती है तो जो भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है वहां पे। तो यहां पे अगर हम इस साइनोसाइडल वेव की बात करेंगे तो वो एक्स वाई प्लेन में वेव चल रही होगी एक्स एक्सिस के अलोंग, लेकिन जो मीडियम का पार्टिकल रहेगा वो एक्स वाई एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा। अब मान लो जो भी स्ट्रिंग है उसके पाथ में हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से कार्डबोर्ड लेके आ रहे हैं और इस कार्डबोर्ड में हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से एक ओपनिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो भी कार्डबोर्ड है, ये जो भी कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड हमारा किस प्लेन में आएगा, ये आएगा वाईजेड प्लेन में। तो वेव अगर एक्स के अलोंग चल रही है
वेव अगर x के अलोंग चल रही है तो YZ प्लेन में हमारे पास क्या होगा, एक कार्डबोर्ड होगा। कार्डबोर्ड में हमने क्या करी, एक स्लिट क्रिएट करी है और स्लिट की जो ओपनिंग है वो y एक्सिस के अलोंग है। अब बताओ, इस तरह से अगर हमने किसी स्लिट को या कार्डबोर्ड को लाके प्लेस किया तो बताओ होगा क्या। अब देखो कुछ टाइम बाद डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा वहां पे। यानी ये मेरी स्लिट थी, ये कार्डबोर्ड था और ये तुम्हारी वहां पे क्या थी, स्लिट थी। तो अगर स्लिट की ओपनिंग, ध्यान रखना, अगर वेव ऐसे जा रही है, अगर वेव ऐसे जा रही है, मीडियम के पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और इसके पाथ में अगर हम इस तरह से एक स्लिट रख रहे हैं, स्लिट का ओरिएंटेशन ऐसा है, अगर स्लिट ऐसी होगी और वाइब्रेशन ऐसे आ रहे हैं तो ये वाइब्रेशन इस स्लिट से क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे वहां पे। लेकिन अगर मान लो इसी केस में ये तुम्हारी यहां पे इस तरह से साइनोसाइडल वेव थी और अब हम क्या कर रहे हैं, इसके पाथ में फिर से यहां पे क्या कर रहे हैं, एक कार्डबोर्ड लाके प्लेस कर रहे हैं। लेकिन अब जो स्लिट है, स्लिट का ओरिएंटेशन अभी क्या था, स्लिट का ओरिएंटेशन अभी क्या था, y के अलोंग था। अब मैं बोल रहा हूं स्लिट का ओरिएंटेशन किसके अलोंग है, x के अलोंग, z के अलोंग है। तो इस तरह से यहां पे स्लिट का ओरिएंटेशन है। अच्छा समझो इसको जरा, इससे पहले वाइब्रेशन ऐसा था, स्लिट की ओपनिंग भी ऐसी थी, तो जब वाइब्रेशन यहां पे आता है तो वो इस ओपनिंग से क्या कर जाता है, पास कर जाता है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि वाइब्रेशन ऐसा आ रहा है, वाइब्रेशन ऐसा आ रहा है, लेकिन जो स्लिट है उसका ओरिएंटेशन हमने ऐसे कर दिया है। बताओ, स्लिट का ओरिएंटेशन अगर ऐसा होगा तो ये वाइब्रेशन इससे टकराएगा और ये यहां पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा या एब्जॉर्ब कर जाएगा। इसका मतलब है कि इसके आगे वेव आगे नहीं बढ़ेगी। तो अगर तुमने स्लिट इस तरह से लाके प्लेस करी, इसका मतलब है इसके बाद यहां पे कोई वेव आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहां पे क्या था, यहां पे वेव हमारी क्या होती है, पास कर जाती है। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहां से हमें समझ में आ रहा है कि अगर ट्रांसवर्स वेव है और ट्रांसवर्स वेव के सामने अगर हमने किसी स्लिट को लाके प्लेस किया तो वो वेव पास करेगी या नहीं पास करेगी, वो डिपेंड करेगा स्लिट के ओरिएंटेशन पे वहां पे। लेकिन मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है, मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है और कभी देखा होगा अगर स्प्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड फ्री है, स्प्रिंग को हम खींचते हैं और स्प्रिंग को बताओ अगर खींच के छोड़ोगे तो क्या होता है। तो जैसे हम स्प्रिंग को खींच के छोड़ते हैं तो ये स्प्रिंग इस तरह से वहां पे क्या करती है, ऑसिलेट करती है, यानी इस तरह से यहां पे वेव बनती है। अच्छा, जब स्प्रिंग यहां पे क्या होती है, स्प्रिंग में वेव फॉर्म होती है तो यहां पे पार्टिकल या तो दूर जाते हैं या पास आते हैं, तो यहां पे रेयर फ्रैक्शन होता है। लेकिन ये जो वेव है ये वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्यों लॉन्गिट्यूडनल वेव बोल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है ये वेव का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वेव चलती है बताओ उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि इसके पाथ में हमने इस तरह से एक स्लिट को लाके प्लेस किया। बताओ, स्लिट को ऐसे लाके प्लेस करो या फिर स्लिट को ऐसे लाके प्लेस करो। बताओ, दोनों ही केस में वेव वहां पे क्या होगी, पास कर जाएगी। इसका मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में पोलराइजेशन नहीं होता है। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, पोलराइजेशन का मतलब होता है कि जब हम ट्रांसवर्स वेव के सामने, जब हम ट्रांसवर्स वेव के सामने इस तरह से स्लिट को लाके प्लेस करेंगे तो ट्रांसवर्स वेव होगी
तो कुछ केस में ट्रांसवर्स वेव पास करेगी, कुछ केस में ट्रांसवर्स वेव क्या होगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव जो रहेगी वो हर केस में क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। तो ये जो फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को वहां पे हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। और जो भी पोलराइजेशन है वो वहां पे शो करती हैं केवल ट्रांसवर्स वेव। अब जो हम बात कर रहे हैं यहां पे वेव ऑप्टिक्स की, तो वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को ट्रीट करते हैं एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां पे क्या था, जब हम स्ट्रिंग वेव की बात कर रहे हैं तो वहां पे स्ट्रिंग का पार्टिकल क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जब भी हम बात करेंगे लाइट की, तो लाइट वहां पे क्या है, लाइट है वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन में अगर वेव प्रोपोगेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करती है उसके परपेंडिकुलरली दो फील्ड चलती है। एक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी फील्ड जो होती है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड। जब हम बात करते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो फील्ड होती है, एक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी वहां पे होती है मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का वेरिएशन वहां पे साइनोसाइडल है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है साइनोसाइडल। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उसका वेरिएशन भी वहां पे इस तरह से साइनोसाइडल होता है। लेकिन हमें जो भी ऑप्टिकल इफेक्ट होता है, ऑप्टिकल इफेक्ट हमें दिखाई देता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। क्लियर हुआ? जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, यह ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलरली वहां पे दो फील्ड चलती हैं। इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इस डायरेक्शन में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन y है, लेकिन y एक्सिस के अलोंग भी अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, वेरी कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या होगी, बढ़ेगी, फिर जीरो होगी, फिर नीचे की ओर बढ़ेगी। तो यहां पे हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से वहां पे क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। अच्छा, अब मैंने तुमसे क्या बोला कि ऑप्टिकल इफेक्ट हमें किसके कारण मिलता है, ऑप्टिकल इफेक्ट हमें मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के कारण। अब मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि यहां पे अगर एक लाइट वेव जा रही है, यहां पे अगर एक लाइट वेव जा रही है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। लेकिन अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि यहां पे लाइट की एक बीम है, हम रे की नहीं बात कर रहे हैं, एक वेव की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाइट बीम की। अच्छा, दोनों में डिफरेंस है। एक चीज तुम्हें यह मालूम होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेवलप कैसे होती है। जब हम बोलते हैं कि लाइट मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेवलप हो रही है, तो होता क्या है, जब हम बल्ब को ऑन करते हैं, जब हम बल्ब को ऑन करते हैं तो उसका फिलामेंट हीटअप होता है। फिलामेंट हीटअप होता है तो उसके एटम को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एटम को एनर्जी मिलती है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो ग्राउंड लेवल से मूव करके हायर एनर्जी शेल में चले जाते हैं। तो हम बोलते हैं जो एटम है, एटम वहां पे एक्साइटेड स्टेट में आ गया है। लेकिन जो भी एटम का एक्साइटेड स्टेट होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो हायर शेल से नीचे की ओर आते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन हायर शेल से नीचे की ओर आते हैं तो ये एनर्जी एमिट करते हैं और ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में क्या होती है, बाहर आती है वहां पे। अब अगर हम किसी एक वेव की बात कर रहे हैं तो वो तो एक एटम के कारण बनी है। मान लो अगर उस एटम में, मान लो इमेजिन करो कि उस एटम में चार्ज पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। उस एटम में अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा उसने उस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दी होगी, क्रिएट कर दी होगी।
लेकिन जब हम लाइट बीम की बात करेंगे तो लाइट बीम क्या है, नंबर ऑफ लाइट वेव का कलेक्शन है। और ये जो लाइट बीम रहेगी ये नंबर ऑफ एटम के कारण बनी होगी। तो मान लो कोई एटम में चार्ज पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप कर देगा। मान लो किसी एटम में चार्ज पार्टिकल ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रहा है, किसी एटम में चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करा रहा है वहां पे। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी लाइट बीम की बात कर रहे हैं और इस लाइट बीम को ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, सामने से देख रहा है, तो जब ये ऑब्जर्वर सामने से देखेगा तो उसको डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये तुम्हारी लाइट बीम होगी जो ऐसे बाहर आ रही होगी। तो ये तुम्हारी लाइट बीम है जहां पे जो कि ऐसे बाहर आ रही है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होगी वहां पे। अब अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं किसकी, लाइट बीम की, तो बताओ ये जो लाइट बीम है ये लाइट बीम ऐसे जा रही है, लेकिन यहां पे वाइब्रेशन ऐसे भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन ऐसे ही प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन ऐसे ही प्रेजेंट है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में प्रेजेंट हैं तो इस लाइट को हम लोग वहां पे अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। तो ये जो लाइट है ये अनपोलराइज्ड लाइट है। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? वहां पे अगर हमारे पास कोई लाइट है और उस लाइट में वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे ये लाइट हमारी क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। अब हम कर क्या रहे हैं, तो नेक्स्ट आगे देखो वहां पे ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर लाइट वेव ऐसे चल रही है तो मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वाइब्रेट कर रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पहले बढ़ेगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर जीरो आएगी, फिर नीचे की ओर जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। अब हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इन सभी वेक्टर को हम दो डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में ये जो डायग्राम रहता है वो कुछ इस तरह से होता है। जितने भी वेक्टर्स हैं इन सभी वेक्टर को हम y के अलोंग और z के अलोंग वहां पे रिजॉल्व कर रहे हैं। ये जितने भी वाइब्रेशन है, मान लो कोई वाइब्रेशन ऐसा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट भी होगा, z कंपोनेंट भी होगा। ध्यान देना ये तुम्हारा YZ प्लेन है, वहां पे ये तुम्हारी x एक्सिस थी। तो जब हम YZ प्लेन में देखेंगे तो इस तरह से वाइब्रेशन सब डायरेक्शन में प्रेजेंट है। अब मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हमने रिजॉल्व किया तो उसका कंपोनेंट z के अलोंग भी आ गया, उसका कंपोनेंट क्या हो गया, y के अलोंग भी आ गया। अब इस डायग्राम में अगर शो करोगे तो इस डायग्राम में अगर लाइट बीम इस तरह चल रही है तो एक तो वाइब्रेशन हम शो करेंगे किसके अलोंग, एक वाइब्रेशन हम शो करेंगे y के अलोंग, और दूसरा जो वाइब्रेशन रहेगा z के अलोंग रहेगा, और इसको मान लो मैं ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इस तरह से जब मैंने दो वाइब्रेशन शो किए हैं तो ध्यान रखना है, एक वाइब्रेशन ऐसा है, दूसरा वाइब्रेशन ऐसा है। अगर लाइट इस तरह से आगे जा रही है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो y के अलोंग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड y के अलोंग भी होगी, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, z के अलोंग भी होगी वहां पे। तो इस तरह से लाइट जा रही है और इस लाइट में अब इस तरह से दो तरह के वाइब्रेशन प्रेजेंट हैं, एक y के अलोंग है और दूसरा वहां पे क्या है, z के अलोंग है। अब तुम बताओ इस तरह से कोई लाइट जा रही है और उसमें इस तरह से दो वाइब्रेशन है, बताओ इसके सामने अगर हमने कोई ऐसे स्लिट लाके प्लेस कर दी तो बताओ जैसे ही लाइट यहां पे एंटर करेगी कौन से वाइब्रेशन पास करेंगे, ये रेड वाले के वाइब्रेशन पास कर जाएंगे। किसके वाइब्रेशन रुक जाएंगे, ब्लू वाले के रुक जाएंगे वहां पे। लेकिन अगर मान लो इसी लाइट के सामने मैंने स्लिट ऐसे प्लेस कर दी तो जैसे ये आएगी रेड वाले के वाइब्रेशन रुक जाएंगे और ब्लू वाले के वाइब्रेशन वहां पे क्या होंगे, पास कर जाएंगे। तो हम कर क्या रहे हैं, अब ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है,
अब फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं वहां पे। अब मैं शो कर रहा हूं कि यहां पे इस तरह से हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है, और ये जो अनपोलराइज्ड लाइट होगी उसमें दो तरह के वाइब्रेशन प्रेजेंट है वहां पे, एक Y के अलोंग और दूसरा डॉट बना दो Z के अलोंग। तो इस तरह से वाइब्रेशन हमारे प्रेजेंट है। जो सर्कल बनाया डॉट वो बता रहा है Z के अलोंग, ये बता रहा है Y के अलोंग। तो इस तरह से यहां पे दोनों डायरेक्शन में वाइब्रेशन क्या है, प्रेजेंट है। अब ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है इसके सामने हम क्या कर रहे हैं, एक पोलराइजिंग शीट को लाके प्लेस कर रहे हैं। और ये जो पोलराइजिंग शीट होती है ये आर्टिफिशियल होती है, जो बनाई जाती है। एक होता है केमिस्ट्री में कंपाउंड होता है टर्मोलाइन क्रिस्टल, और जो टर्मोलाइन क्रिस्टल होता है वो भी क्या होता है, एक पोलराइजिंग शीट की तरह बिहेव करता है। जो टर्मोलाइन क्रिस्टल होता है वहां पे एटम का ओरिएंटेशन ऐसा होता है कि वहां पे क्या बन जाती है, स्लिट बन जाती है, और स्लिट का एक पर्टिकुलर क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी अनपोलराइज्ड लाइट है उसके पाथ में हमने इस तरह से एक पोलराइजिंग शीट को लाके प्लेस किया। इसको पोलराइजिंग शीट भी बोलते हैं, इसको हम पोलराइजर भी बोलते हैं। अब ये पोलराइजर क्या कर रहा है, ये जो पोलराइजर है इसका जो ओरिएंटेशन है ट्रांसमिशन का वो Y के अलोंग है। इसका मतलब है कि अब यहां से जो लाइट पास करेगी उसमें केवल वाइब्रेशन Y के अलोंग बचेंगे। Z वाला वहां पे वाइब्रेशन क्या होगा, खत्म हो जाएगा वहां पे। अब बताओ, ये जो लाइट है इस लाइट में केवल अब एक ही डायरेक्शन में क्या है, वाइब्रेशन प्रेजेंट है। और लाइट में अगर मान लो लाइट ऐसे चल रही है और वाइब्रेशन केवल एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे ये लाइट हमारी क्या कर गई है, पोलराइज्ड कर गई है। तो अनपोलराइज्ड लाइट में वाइब्रेशन क्या है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेजेंट है। लेकिन जब हम लाइट को बोलते हैं कि लाइट पोलराइज कर गई है, इसका मतलब है कि वहां पे वाइब्रेशन किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग है। अच्छा, अब यह चीज ध्यान रखना है, यहां पे अगर लाइट की इंटेंसिटी I0 है तो ध्यान है आधे वाइब्रेशन पास कर रहे हैं, आधे वाइब्रेशन रुक रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पे लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और लाइट की इंटेंसिटी कम होगी इसका मतलब है कि जो चीज पहले बहुत चमक रही थी उसकी चमक जो रहेगी वो यहां पे क्या होगी, कम हो जाएगी वहां पे। अच्छा, अब हमें कैसे मालूम चला कि ये लाइट पोलराइज हुई कि नहीं हुई? भाई ये तो है कि अगर हम किसी लाइट के सामने किसी ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी तो कम हो जाएगी। हमें कैसे मालूम चला कि ये लाइट पोलराइज्ड हुई कि लाइट पोलराइज्ड नहीं हुई? तो हमने क्या किया, इसके पाथ में एक और शीट को लाके प्लेस किया, लेकिन शीट का ओरिएंटेशन अब कुछ ऐसा कर दिया मैंने। और जब शीट का ओरिएंटेशन ऐसे किया तो स्लिट ऐसे आ गई वहां पे। अब होता क्या है यहां पे, इस तरह से हम प्लेस कर रहे हैं वहां पे। इस तरह से हमने एक और पोलराइजिंग शीट को लाके प्लेस किया। अब ध्यान है, पहली वाली जो शीट रहती है इसको हम पोलराइजर बोलते हैं। ये लाइट को क्या करता है, पोलराइज कर रहा है। अब जो दूसरी शीट हमने प्लेस करी उसका पर्पस है चेक करना कि लाइट पोलराइज्ड हो रही है कि नहीं पोलराइज्ड हो रही है। अब बताओ, दूसरी अगर स्लिट अगर हमने ऐसे प्लेस करी, अब वाइब्रेशन कैसे प्रेजेंट है, वाइब्रेशन ऐसे प्रेजेंट है। स्लिट हमने ऐसे लाके प्लेस करी तो ये वाइब्रेशन पास कर पाएंगे क्या? नहीं, ये वाइब्रेशन रुक जाएंगे। इसका मतलब है अब इसके आगे कोई वाइब्रेशन प्रेजेंट नहीं है। और मैंने क्या बोला है, ऑप्टिकल जो अफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दिखाई देता है। तो अगर यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंच रही है, इसका मतलब है कि अब यहां पे जो ऑब्जर्वर होगा उसको लाइट का सोर्स दिखाई नहीं देगा। तो देखना वहां पे अगर तुम YouTube देखोगे तो YouTube में एक वीडियो दिया हुआ है,
वहां पे वो क्या करता है, पोलराइजिंग शीट लेता है, पोलराइजिंग शीट लेता है। पहले क्या करता है, बल्ब के सामने पोलराइजिंग शीट को लाके प्लेस करता है। मान लो उसने शीट को ऐसे प्लेस किया तो क्या हुआ, इस तरह के वाइब्रेशन पास कर गए। फिर उसके सामने वो क्या करता है, एक और शीट लगाता है और दूसरी शीट को ऐसे परपेंडिकुलरली प्लेस करता है। पहली शीट ऐसे, और मान लो इसमें ओपनिंग ऐसे है, तो इस तरह के वाइब्रेशन पास कर गए। अब अगले स्टेप में उसने ऐसे लाके प्लेस कर दिया। तो जब हम परपेंडिकुलरली लाके प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन पास नहीं कर पाते हैं और उसको बल्ब दिखना बंद हो जाता है, पूरा कंप्लीट उसको वहां पे डार्क दिखाई देता है और यह बताता है कि लाइट यहां पे पोलराइज्ड हुई है। तो पहला वाला जो रहता है इसको हम बोलते हैं पोलराइजर, और दूसरा वाला जो रहता है इसको हम बोलते हैं एनालाइजर। पोलराइजर क्या कर रहा है, पोलराइजर लाइट को पोलराइज कर रहा है और एनालाइजर चेक कर रहा है कि लाइट पोलराइज्ड हुई है या फिर लाइट पोलराइज्ड नहीं हुई है। तो लाइट को पोलराइज करने के दो तरीके हैं, लाइट को पोलराइज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है लाइट को पोलराइज करने का, कि जो भी लाइट है उसके सामने हम पोलराइजर को लाके प्लेस कर दें, पोलराइजर को लाके प्लेस कर दें, या फिर टर्मोलाइन क्रिस्टल है उसको लाके प्लेस कर दें, तो वहां पे लाइट हमारी क्या कर जाती है, पोलराइज हो जाती है। पोलराइजेशन का मतलब है कि लाइट में अब जो वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वहां पे क्या है, प्रेजेंट है वहां पे। दूसरा जो तरीका होता है लाइट को पोलराइज करने का, वो होता है रिफ्लेक्शन। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये तुम्हारा सरफेस है, मान लो ये तुम्हारा यहां पे एक सरफेस है और इस सरफेस पे लाइट रे टकरा रही है। अब बताओ, इस तरह से अगर लाइट आ रही होगी तो यहां पे दो तरह के वाइब्रेशन प्रेजेंट होंगे, एक तो इस तरह से परपेंडिकुलर होगा और दूसरा इस तरह से डॉट्स होंगे। यानी एक वाइब्रेशन ऐसा होगा, एक वाइब्रेशन ऐसा होगा, लाइट ऐसे चल रही है, एक वाइब्रेशन ऐसा, एक वाइब्रेशन ऐसा। तो ये जो लाइट आ रही है, लाइट के वाइब्रेशन कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। अब क्या देखा गया है, देखा गया है कि जब भी लाइट किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट वहां पे क्या होता है, ट्रांसमिट कर जाता है। अब जो पार्टिकल ट्रांसमिट करते हैं, कौन से वाइब्रेशन ट्रांसमिट करते हैं, तो मैक्सिमम ये जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन रहते हैं वो यहां पे ट्रांसमिट कर जाते हैं। कुछ ये वाले वाइब्रेशन भी क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। अब बताओ, यहां पे जो लाइट पास कर रही है उसमें कुछ वाइब्रेशन ऐसे प्रेजेंट है, कुछ में दोनों तरह के वाइब्रेशन प्रेजेंट हैं। तो ये भी लाइट अनपोलराइज्ड है, ये भी लाइट वहां पे क्या है, अनपोलराइज्ड है। लेकिन जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन रहते हैं वो तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन ये सरफेस है, इस पे इस तरह के, एक तो देखो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन गिरा वो एब्जॉर्ब हो गया, और एक वाइब्रेशन पैरेलल टकरा रहा है, और जो पैरेलल वाइब्रेशन रहता है वो यहां पे बाउंस कर जाता है और इस तरह से अभी भी यहां पे वाइब्रेशन प्रेजेंट है। लेकिन मैक्सिमम जो वाइब्रेशन रहते हैं वो केवल पैरेलल वाले बचते हैं, परपेंडिकुलर वाले ज्यादातर क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहां पे जो लाइट रहती है उसमें दोनों तरह के वाइब्रेशन है, लेकिन मैक्सिमम वाइब्रेशन क्या है, किसी एक डायरेक्शन के। तो हम बोलते हैं कि ये जो लाइट है, ये लाइट यहां पे पार्शियली पोलराइज्ड कर गई। अच्छा, मैंने क्या बोला है कि जब भी लाइट का पोलराइजेशन होता है तो उसकी इंटेंसिटी वहां पे क्या होती है, कम हो जाती है। देखो है कि नहीं वहां पे। और यही रीजन होता है कि जब मान लो हम रोड पे चल रहे हैं, देखो जब मान लो हम रोड पे चल रहे हैं और रोड में सामने से कार आ रही है, उसकी भी हेडलाइट ऑन है, मेरी कार की भी हेडलाइट ऑन है, लेकिन उस कार की हेडलाइट जब रोड पे पड़ती है, उस कार की हेडलाइट जब रोड पे पड़ती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट मेरी आंखों पे आती है तो मुझे रोड पूरी दिखती है। और रोड इसलिए भी क्लियरली दिख रही है क्योंकि वहां पे लाइट का ग्लेयर कट हो गया है, लाइट की चमक कम हो गई। क्यों चमक कम हो गई, क्योंकि इंटेंसिटी आधी हो गई एक तरह से। लेकिन अगर मैं उसी लाइट को डायरेक्ट देखूंगा, अगर सामने से कोई कार आ रही है उसकी मैं हेडलाइट को सामने देखता हूं डायरेक्ट, तो फिर उस केस में मुझे रोड और सामने की चीज दिखना बंद हो जाती है क्योंकि वहां पे ग्लेयर ज्यादा आती है।
और होता क्या है, जब लाइट की ग्लेयर ज्यादा होती है तो हमारी आईज जो रहती है, आईज का जो पिपिल रहता है उसका साइज छोटा हो जाता है, और साइज छोटा होता है तो साइड की चीजें दिखना बंद हो जाती हैं। लेकिन अगर हम हेडलाइट को ना देख के रोड को देख रहे हैं तो वहां पे लाइट की इंटेंसिटी कम है, इंटेंसिटी कम होती है तो हमारी आंख बढ़ जाती है, और उसका साइज जब बढ़ता है तो और भी चीजें हमें क्या होती हैं, दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, है कि नहीं। तो जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट के रिफ्लेक्शन भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम लाइट को वहां पे क्या करते हैं, पोलराइज्ड करते हैं। क्लियर। तो दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, या तो हम पोलराइजर लेके आए जिससे लाइट में वाइब्रेशन केवल एक डायरेक्शन में कन्फाइंड हो जाएंगे, या फिर लाइट को सरफेस से स्ट्राइक करवाएं या रिफ्लेक्ट करवाएं, तो उस केस में भी लाइट वहां पे क्या होती है, पोलराइज्ड हो जाती है वहां पे, है कि नहीं। अब मान लो हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि यहां पे जो लाइट आ रही है, अब मैं फिर से एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं वहां पर, ये तुम्हारी लाइट है, यहां पे इस तरह का वाइब्रेशन प्रेजेंट है। ये जो एरो है, ये एरो बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और साथ में उसका मैग्नीट्यूड। अब यहां पे हमने क्या करी, एक शीट को लाके प्लेस किया, लेकिन ये जो शीट है उसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो कुछ इस तरह से है, और ये जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो कितना एंगल फॉर्म कर रही है, वो एंगल फॉर्म कर रही है थीटा। वहां पे यहां पे जो लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी यहां पे कितनी है, I1 है। अच्छा, जो भी इंटेंसिटी होती थी, इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं K इंटू A0 स्क्वायर। A0 हो गया इसका एम्पलीट्यूड, तो A0 जो रहेगा, A0 वहां पे हो गया इसका एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब अगर हम सामने से देखेंगे, अगर हम सामने से देख रहे हैं, कोई ऑब्जर्वर अगर सामने से देख रहा है तो बताओ उसको डायग्राम ऐसा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। इस तरह से ट्रांसमिशन एक्सिस है और इस तरह से हमारे वाइब्रेशन प्रेजेंट है। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसका एम्पलीट्यूड मान लो A0। ये कितने एंगल पे है, तो ये है थीटा एंगल पे। अब ध्यान ना, A0 का मतलब इसको E0 से भी लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक डायरेक्शन इसमें होगा A0 cos थीटा, और दूसरा जो रहेगा इस डायरेक्शन में वो होगा A0 sin थीटा। अब बताओ ये जो स्लिट है या ये जो पोलराइजिंग शीट है, बताओ इसमें से कौन से वाइब्रेशन पास करेंगे, तो A0 cos थीटा वाले वाइब्रेशन पास करेंगे, A0 sin थीटा वाले रुक जाएंगे। तो यहां पे जो लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी I2 होगी। अब यहां पे वाइब्रेशन कुछ ऐसे आ रहे होंगे। अब I2 की वैल्यू क्या होगी, तो जो I2 रहेगा वो हो जाएगा K इंटू A0 cos थीटा का होल स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे। तो इस पोलराइजर के बाद जो लाइट बाहर आएगी उसकी इंटेंसिटी I2 होगी। I2 की वैल्यू हो जाएगी वहां पे K इंटू A0 cos थीटा का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में हो जाएगा K इंटू A0 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और K A0 स्क्वायर पहले इंटेंसिटी थी, तो फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, फॉर्मूला निकल के आ रहा है वहां पे I2 इक्वल्स टू I1 cos स्क्वायर थीटा। तो अगर पहले लाइट की इंटेंसिटी I1 थी, तो पोलराइजर के बाद जब ये लाइट बाहर आएगी तो उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I1 cos स्क्वायर थीटा। थीटा वहां पे क्या है, थीटा वहां पे एंगल है किसका, ट्रांसमिशन एक्सिस का, किसके साथ, वाइब्रेशन के साथ वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। लेकिन ध्यान ना, अगर ओरिजिनल लाइट की इंटेंसिटी I0 है
और पहली बार हमने पोलराइजर सामने लाके प्लेस किया है, तो अब जो लाइट बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, और ये हाफ की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे और फिर अगली हम इंटेंसिटी क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखोगे 2014 या 2015 का तुम जेईई मेंस का पेपर देखोगे तो वहां पे एक क्वेश्चन आ चुका है। ये जो लॉ रहता है, इस लॉ को हम बोलते हैं मालूज लॉ। इसकी स्पेलिंग लिख लो वहां पे। जो लॉ है, इस लॉ को हम बोलते हैं MALUS, मालूज लॉ। तो ये जो मालूज लॉ है, ये क्या डिफाइन कर रहा है कि पोलराइजर से जो लाइट बाहर आती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो होती है I1 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। वहां पे क्लियर ना वहां पे? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन लिखो जरा, है ना, एक क्वेश्चन लिखो जो इसके फॉर्मूले पे बेस्ड है। वहां पे लिखो, वहां पे अनपोलराइज्ड लाइट, लिखो वहां पे अनपोलराइज्ड लाइट passes through two polarites. The axis of one is vertical and that of the other is at 60 degree to the vertical. What is the orientation and intensity of the transmitted light? समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, अनपोलराइज्ड लाइट passes through two polarites. The axis of one is vertical. तो देखो यहां पे अनपोलराइज्ड लाइट थी, तो अनपोलराइज्ड लाइट में वाइब्रेशन दोनों तरह के प्रेजेंट थे। अब यहां पे हमने एक शीट को लाके प्लेस किया जिसकी ट्रांसमिशन एक्सिस वर्टिकल थी। तो अब मैंने क्या बोला, यहां पे इंटेंसिटी अगर I0 है तो यहां पे इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगी, जिसको हमने I1 बोल दिया। अब यहां पे वाइब्रेशन केवल ऐसे प्रेजेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके पाथ में एक और वहां पे क्या कर रहे हैं, पोलराइड्स प्लेस कर रहे हैं। द एक्सिस ऑफ द वन इज वर्टिकल एंड दैट ऑफ द अदर इज एट 60 डिग्री टू द वर्टिकल। तो जो दूसरा है 60 डिग्री विद द वर्टिकल, ऐसा है कि नहीं है वहां पर? अब बताओ, यहां पे जो लाइट पास करेगी उसकी इंटेंसिटी I2 होगी, I2 हो जाएगी I1 cos स्क्वायर थीटा। तो I1 का मतलब हो गया I0/2 cos स्क्वायर थीटा यानी 1/4, तो ये हो जाएगा I0/8। इसका मतलब है कि लाइट की ओरिजिनल इंटेंसिटी अगर I0 है तो यहां पे जो लाइट बाहर निकल के आएगी उसकी इंटेंसिटी I0/8 हो जाएगी। वहां पे देखो है कि नहीं है वहां पे? फिर लिखो वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो वहां पे। लिखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 वॉट पर मीटर स्क्वायर passes through 3 polarizer and that the transmission axis of the last polarizer is crossed with the first. If the intensity of emerging light is 3 watt per meter square, what is the angle between the transmission axis of the first two polarizer? और लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, एट व्हाट एंगल विल द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अनपोलराइज्ड लाइट है, इसकी इंटेंसिटी I0 है और I0 की वैल्यू दी हुई है 32 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट को हम क्या कर रहे हैं, 3 पोलराइजर से पास करा रहे हैं। ये फर्स्ट पोलराइजर है, ये सेकंड पोलराइजर है
और यहां पे हमने प्लेस किया है थर्ड पोलराइजर। और जो थर्ड पोलराइजर है वो इसके साथ क्रॉस्ड है, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर है। फर्स्ट की अगर ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसी है तो लास्ट वाले की, थर्ड वाले की ऐसे है, सेकंड वाले की कुछ ऐसे है, तो सेकंड वाले ने फर्स्ट वाले के साथ कितना एंगल फॉर्म किया है, तो वो मान लो यहां पे थीटा। अच्छा, यहां पे जो लाइट आएगी I0, यहां पे I1, यहां से जो लाइट आएगी वो आएगी I2, और यहां से जो लाइट बाहर आएगी वो आएगी I3। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब सबसे पहले I1 की वैल्यू लिख लेते हैं जरा। तो ये 32 है, I1 जो रहेगा वो हो जाएगा KA0 स्क्वायर, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 16। देखो है कि नहीं वहां पे। अब इसके बाद यहां से जब वाइब्रेशन टकराएगा तो मैंने क्या बोला, A0 cos थीटा वाला कंपोनेंट यहां से क्या करेगा, पास करेगा वहां पे। तो अगले स्टेप में जो I2 आएगा वो आएगा K इंटू, तो अगले स्टेप में हो जाएगा I2 इक्वल्स टू I1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब I3 बताओ, जब हम I3 की बात करेंगे तो अब डायरेक्शन ऐसा हो गया कि नहीं हो गया वहां पे। कौन से वाइब्रेशन है वहां पे, सामने से देख रहे हैं, सामने से अगर देखोगे तो यहां पे जो वाइब्रेशन पास कर रहे हैं वो पास कर रहे हैं कि A0 cos थीटा। अब यहां पे ओरिएंटेशन ऐसा है कि नहीं है, ये एंगल वहां पे थीटा था। अब बताओ मुझे, यहां पे अगर ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे है तो A0 cos थीटा का एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, और ये कंपोनेंट होगा A0 cos थीटा sin थीटा। तो अब जो इंटेंसिटी बाहर आएगी वो हो जाएगी K A0 cos थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो जो इक्वेशन 3 आएगी I3 वो हो जाएगी K A0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। K A0 स्क्वायर 16। अच्छा, I3 की वैल्यू गिवन है कि नहीं गिवन है। फाइनली जो लाइट बाहर आती है, देखो जरा, फाइनली जो लाइट बाहर आई है उसकी इंटेंसिटी 3 थी, तो I3 की वैल्यू 3 गिवन है। तो इसको लिखो वहां पे 3। तो एक तो ये इक्वेशन हो गई वहां पे, देखो चेक करो यार, वैल्यू यही बन रही कि नहीं बन रही है वहां पे। I3 इतना है, K A0 स्क्वायर इतना हो गया, तो अगले स्टेप में आ गया 3/16। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 12/16, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। देखो चेक करो, इक्वेशन इतनी बन रही कि नहीं बन रही है वहां पे। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एंगल। ठीक है ना। अब चेक कर लो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे
अगले स्टेप में तो साइन 2 थीटा, इसको सिंप्लीफाई किया 3/4, 3/4 तो साइन 2 थीटा हो गया √3/2, ये कि नहीं है? तो 2 थीटा वहां पे 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। देखो है कि नहीं वहां पे? और लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? लास्ट पार्ट में बोल रहा है थीटा की वैल्यू क्या हो जिसके लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। तो I3 की वैल्यू क्या निकल के आई है? I3 की वैल्यू निकल के आई है I0, I3 की वैल्यू निकल के आई है वहां पे KA0² I1 इंटू साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। फोर से मल्टीप्लाई था, 4 से डिवाइड था। चेक करो है कि नहीं? I3 इक्वल्स टू I1/4 साइन 2 थीटा का स्क्वायर। अगर I3 हमें मैक्सिमम चाहिए तो साइन 2 थीटा वहां पे 1 होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है थीटा की वैल्यू क्या हो जिसके लिए इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम हो। और हमें मालूम है इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम करना है तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। साइन 2 थीटा अगर 1 है तो 2 थीटा 90 डिग्री, इसका मतलब है थीटा की वैल्यू वहां पे 45 डिग्री होनी चाहिए। तो अगर ट्रांसमिशन एक्सिस हमारी 45 डिग्री पे है, अगर ये वाली ट्रांसमिशन एक्सिस 45 डिग्री पे है तो वहां पे जो लाइट बाहर निकलेगी थर्ड वाले एनालाइजर से, उसके लिए इंटेंसिटी वहां पे क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी वहां पे। देखो इतना समझ में नहीं समझ में आया वहां पे? फिर लास्ट इसी में लिख लो वहां पे जो थ्योरी है हमारी वो है ब्रेविस्टर लॉ, BREWSTERS, ब्रेविस्टर्स लॉ, BREWSTERS, ब्रेविस्टर्स लॉ। अब ये लॉ क्या डिफाइन करता है? तो वहां पे हमने क्या डिफाइन किया था? वहां पे हमने डिफाइन किया था कि ये सरफेस है और इस सरफेस पे अनपोलराइज्ड लाइट वहां पे क्या हो रही है? टकरा रही है। अब ये जो अनपोलराइज्ड लाइट थी वहां पे दोनों तरह के वाइब्रेशन प्रेजेंट थे, परपेंडिकुलर भी और पैरेलल भी। अच्छा, ये जो लाइट रे आती है ये कितने एंगल पे टकरा रही है? तो ये टकरा रही है एट एन एंगल I पे। अब लाइट का कुछ पार्ट वहां पे रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट लाइट का क्या होता है? ट्रांसमिट कर जाता है। तो लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट वहां पे ट्रांसमिट कर गया। जो ट्रांसमिटेड पार्ट रहता है उसमें यहां पे मैक्सिमम परपेंडिकुलर वाले वाइब्रेशन रहते हैं, लेकिन साथ में कुछ पैरेलल वाले वाइब्रेशन भी प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो लाइट रहती है अनपोलराइज्ड लाइट रहती है। ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है, जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वहां पे भी लाइट पार्शियली क्या होती है? पोलराइज कर जाती है। अब होता क्या है, जैसे जैसे एंगल हम चेंज करते हैं यहां पे पोलराइजेशन भी चेंज होता है और किसी पर्टिकुलर एंगल पे लाइट हमारी कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है। यानी केवल ऐसे वाइब्रेशन प्रेजेंट है। तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे अगर लाइट को स्ट्राइक कराते हैं तो ये जो लाइट रहती है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट। और जब लाइट यहां पे कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है तो उस केस में रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं। और ये जो एंगल है जिस पे रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है इसको हम पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहां पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 यहां पे μ2, तो स्नेल्स लॉ यूज करो, μ1 इंटू साइन IP इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन R। हमें मालूम है ये एंगल IP, ये एंगल 90 माइनस IP, ये एंगल IP, ये R है। तो R की वैल्यू 90 माइनस IP आएगी कि नहीं आएगी? वहां पे ये IP,
ये 90 माइनस आईपी, ये परपेंडिकुलर तो ये आईपी, तो ये 90 माइनस आईपी। आर की वैल्यू पुट करोगे तो μ1 इंटू साइन आईपी इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। आर का मतलब 90 माइनस आईपी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो अगले स्टेप में आता है 10 आईपी किसके बराबर, μ2 बाय μ1 के बराबर, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब म्यू लिखते हैं तो म्यू का मतलब है μ2 बाय μ1। μ2 सेकेंड मीडियम है जिसमें लाइट टकरा रही है, और μ1 वहां पे क्या है, फर्स्ट मीडियम है। तो μ2 बाय μ1 यही हमारा क्या होता है, पोलराइजिंग एंगल होता है, और जो भी पोलराइजिंग एंगल है उसका फॉर्मूला हो जाता है 10 IP इक्वल्स टू म्यू। अब देखो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है मेरा जेई मेंस का। तो मैंने तुम्हें क्या किया है, मैंने तुम्हें बेसिकली एक पोलराइजेशन का एक रफली आइडिया दे दिया है। अब तुम लोगों को करना क्या है, अब तुम लोगों को जो भी बुक है, तुम्हारे पास जो भी टेक्स्ट बुक है, उसमें पोलराइजेशन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है थ्योरेटिकली, वो पूरी पढ़ लो। अगर न्यूमेरिकल फ्रेम होता है तो न्यूमेरिकल केवल एक ही फॉर्मूले पे फ्रेम होता है, और वो फॉर्मूला क्या था, I2 इक्वल्स टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर बुक में कुछ न्यूमेरिकल मिलते हैं उस फॉर्मूले से रिलेटेड तो वो सॉल्व कर लो, और ब्रेविस्टर लॉ से रिलेटेड अगर कोई फॉर्मूला मिल रहा है या कोई न्यूमेरिकल मिल रहा है तो उसको सॉल्व करके देख लो। तो जो भी वेव ऑप्टिक्स है, अब ये टॉपिक हमारा यहां पे क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली वहां पे अल्टरनेटिंग करंट हम क्या कर रहे होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या, मॉडर्न फिजिक्स, और बाकी फिर जो छोटे मोटे टॉपिक्स रहेंगे हमारे क्या होंगे, चलते रहेंगे। क्लियर? तो अब तुम्हें क्या करना है, पोलराइजेशन की थ्योरी अब तुम्हें बुक से पढ़ के देखनी है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इतना।